So, today we are going to read about the new chapter that is the globalization and the Indian economy. ये इकोनॉमिक्स का आपका चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, here in this chapter there is something specific which we are going to read, and the specific thing are हमको देखना है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का बात जब भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन टर्म ग्लोबल वर्ल्ड से, ग्लोब से आया हुआ है. तो ग्लोब हम लोग जानते हैं कि इट्स अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ. लाइकवाइज ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है कि मतलब इफ यू आर कनेक्टिंग योर इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज बिंग रेफर एज अ ग्लोबलाइजेशन. जब आप अपना एक कंट्री का इकोनॉमी या अपने जगह का इकोनॉमी दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट. देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट क्योंकि आपको जब दूसरे दूसरे हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, तो हमको पता चलता है इट्स नॉट न्यू टू अस. इट्स नॉट एट ऑल न्यू टू अस. इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और वी हैव टू फोकस ऑन इट. जैसे कि हमने पहले ही बता चुका है, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड वी हैव टू फोकस ऑन. क्योंकि आज से बोल के ट्रेडिंग नहीं होता था, ये बहुत पुराने टाइम से लोग ट्रेडिंग करते थे. लोग जो ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे, वो टाइम के साथ, पुराने टाइम में इंडिया से भी लोग जाते थे बाहर, जाके ट्रेडिंग करते थे, बाहर से भी लोग आते थे इंडिया में ट्रेडिंग करते थे. तो ये जो ट्रेडिंग होता था, ये साथ में क्या होता था, साथ में इकोनॉमी एक्सचेंज होता था. इकोनॉमी एक्सचेंज होने बोलने से आपका पैसा एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जाके बेचते थे वहां पे, उनका अपना सामान वहां पे बेचते थे, वहां से उनका कुछ सामान आप लेकर आते थे. सामान तो आ रहा है, साथ ही साथ कल्चर भी एक्सचेंज होता था. तो कल्चरल वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी, कल्चर एंड बाकी सारे चीज के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ लिया. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बेसिक फैक्टर ऑफ वो इकोनॉमी के ऊपर कहाँ डिपेंड करता था, मतलब फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वो बेनिफिशियरी. अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन का आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड के साथ लिंक करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को करते हैं, तो ये दो कंट्री को इंटीग्रेट करता है. पहले भी करता था लेकिन वो क्या, कल्चरल एंड बाकी सब चीज किया, और पूरा कंट्री को नहीं करता था, कुछ पर्टिकुलर किंगडम्स, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े कंट्री नहीं थे, छोटे छोटे किंगडम्स होकर डिवाइडेड. तो इट कनेक्टेड लाइक दैट. वो छोटे छोटे किंगडम्स कनेक्टेड होकर रहते थे थ्रू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बाय आज की डेट में अगर देखा जाता है कि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो होता है, ये जो वर्ड है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आता कहाँ से? फॉरेन ट्रेड, आप अपने कंट्री को छोड़ के कहीं और जाके ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलने से आप अपने कंट्री के जगह में, कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करो, साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री में भी है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके लिए. उसी तरह हमारे कंट्री में अगर कोई बाहर वाला आके अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर अस. तो ये चीज आता है जब हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, एक टर्म जरूर आता है, दैट इज द MNCs. हैव अ लुक. दैट इज द दैट इज द MN MNC. ये जरूर आता है हमारे पास, ये हमारे पास जरूर आता है. जैसे कि हमने बताया हुआ है कि MNCs इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस. क्योंकि MNCs इतना इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है, देयर, क्योंकि ये जो MNCs हैं, ड्यू टू दीज MNCs ओनली, ये MNCs के वजह से ही आज की डेट में सारे ट्रेडिंग्स हो पाते हैं. क्योंकि ये MNCs हैं, इनका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब मल्टी मींस एक से ज्यादा, नेशनल कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं. सो मल्टीनेशनल कंपनीज का फोकस ये होता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा कंट्री में किए रहते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, इंडिया का एक कंपनी है टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी. इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी. टाटास का खाली सेटअप इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है. So, as we are talking about the multinational company, तो टाटा के बारे में अगर, if we are talking about the टाटा, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीनेशनल, क्योंकि इसका एक ब्रांच इंडिया में आपको मिल जाएगा, दूसरा ब्रांच, इसका दूसरा ब्रांच हमको यूएस में भी मिल जाएगा. तो टाटा नॉट ओनली इंडिया में करता है, यूएस में करता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट
करता है। सो दैट्स द थिंग अबाउट इट, कि दैट्स द थिंग अबाउट इट कि जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि एमएनसीज के बारे में बात करते हैं, तो एमएनसीज आर द थिंग वो एक्चुअली इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट नेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री फॉर देयर प्रॉफिट। बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट के लिए वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे उनको रिक्वायरमेंट है। आज फॉर एग्जांपल आप सोच लो, इंडिया अगरबत्ती बना रहा है। अब अगरबत्ती की जरूरत बांग्लादेश को भी बहुत ज्यादा है, नेपाल को भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और कोई यूनिट देख रहा है कि इंडिया में बहुत सस्ते में हो सकता है, तो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन यूनिट वहां पे भी सेटअप कर सकता है, एंड दे कैन डेफिनेटली गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो वो अपना सेटअप वहां पे करे। जो आज के डेट में आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स बड़े चाव से पीते हो, कोको कोला, स्प्राइट्स, ये सारे क्या है, पेप्सी, ये सारे एक एमएनसीज कंपनीज है, जो यूएस के एमएनसीज कंपनी जो वहां से यहाँ आए हुए हैं। तो वो वहां से यहाँ आए हुए हैं, तो वहां से यहाँ आके जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो व्हाट्स द इन्वेस्टमेंट अबाउट इट, दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली बेनिफिशियरी। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस चीज को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा किया किसके द्वारा जाता है, एमएनसीज के द्वारा, और इससे बेनिफिट दोनों को होता है, दोनों कंट्री को होता है, जो कंट्री में का एमएनसीज है, साथ ही साथ जिस कंट्री में वो सेटअप कर रहे हैं। अब बात करते हैं, if we are talking about the globalization, in the early phase of the globalization involve export of the raw material from the colonial world। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखते हैं, तो पुराने टाइम में देखा जाएगा कि जो कॉलोनियल कंट्री थे, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, आप इजीली समझ जाओगे। जो ऐसे ब्रिटेन थे, ब्रिटिश लोग थे, वो लोगों के जितने कॉलोनीज थे, लाइक इंडिया था, कैरिबियन आइलैंड्स में थे, और भी एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज से जितने भी उनके कॉलोनीज थे, उन्होंने क्या किया, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे। दैट वाज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम में उसको फोकस किया जाता था कि हम लोग यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, वहां से प्रोसेस करके लेकर आएंगे। पॉइंट अच्छे से सुनना, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, वहां से प्रोसेस वाला गुड्स लेकर आएंगे, फिनिश प्रोडक्ट लेकर हम लोग यहाँ पे उसी मार्केट में जहां से रॉ मटेरियल वहीं पे लाके बेचेंगे। तो ये चीज उनको प्रॉफिट। लेकिन बट इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी दैट बिगिन टू चेंज, सम कंपनी बिकेम मल्टीनेशनल। अब कंपनीज क्या करने लगे, मल्टीनेशनल बनने लगे। दे स्प्रेड देयर इकोनॉमी, स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले ऐसा था कि जो फैक्ट्री जहां पे था अपने ही कंट्री में था, वो खाली रॉ मटेरियल लेकर आता था, वहां पे प्रोसेस करेगा और वहां से लेके बेचने के लिए भेज देगा। अब वो बोला कि नहीं, वी डोंट डू लाइक दैट। अब वो क्या करने लगे, अब बोले कि चलो ठीक है, मेरा एक हब अगर उस कंट्री में है जहाँ पे मेरा मदर कंट्री है वहां पे है, तो वो एक हब दूसरे कंट्री में भी लगाता था कि वहां पे भी मैं प्रोडक्शन करूँ, वहां पे अगर उसको सस्ते में प्रोडक्शन हो पाता है, क्यों नहीं वहां पे करूंगा। ही यूज टू डू दैट, एंड अल्टीमेटली वहां से उसको प्रॉफिट मिलता था। तो ये बाय द जैसे बताया, मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में ये चेंजेस दिखने लगा। ये चेंजेस ऐसे हुआ कि पहले जो खाली रॉ मटेरियल जाता था, इंडस्ट्री बहुत स्टेबल, इंडस्ट्री कहीं से नहीं चेंज होने वाला। अब एक नया टर्म आने लगा, दैट इज कॉल्ड एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। अब कंपनी क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। रॉ मटेरियल तो मूव करता है, नो डाउट, लेकिन अब क्या, अब कंट्री मूव करने लगे। as the country start sorry as company start moving from one country to another, फ्रॉम स्मॉलर पार्ट एंड स्प्रेड अक्रॉस द गोल्ड। अब छोटे छोटे जगह में आज आप अपने घर में बैठ के वर्ल्ड के किसी कॉर्नर के भी चीजें देख सकते। यू जस्ट स्प्रेड आउट योर आईज टू होल कॉर्नर ऑफ योर होम। आपको आपके घर में आपके आसपास की चीज तो दिखेंगी ही दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम आप अपने घर में बैठे बैठे आपके घर में ऐसे सारे सामान दिख जाएंगे जो माइट भी आपके घर में नहीं बना, आपके कंट्री तक में नहीं बना है, या आपके कंट्री का है ही नहीं, या फिर अगर आपके कंट्री में भी बना है तब भी वो इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है, दैट इज एन अब्रोड बेस्ड कंट्री, जो कि एक एमएनसी है। आप देखते हो, बोलते हो कि सर ऐसा कैसे बोल दिया, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, एमएनसीज है, पेप्सी, थम्स, चॉकलेट्स का फ्लेवर लेते हो, सबसे सब चॉकलेट में बोलने से सबके दिमाग में एक ही, मतलब एक चॉकलेट को बहुत ज्यादा फ्लेवर आता है, डेयरी मिल्क। इट्स नॉट ऑफ इंडिया, सॉरी, आई एम जस्ट फॉर कैडबरी का, डेयरी मिल्क इज अ प्रोडक्ट, कैडबरी, तो कैडबरी ही पूरा इंडिया का नहीं है, बाहर से है। तो ये सारे जो हैं, डोमिनोज हो गए, केएफसी हो गए, ये सारे जितने हैं, ये सारे क्या है, बाहर से आए हुए हैं।
और अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप है। दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज। इनको क्या किया गया, यहाँ पे कोई ना कोई लेकर आया है या फिर यहाँ पे कोई ना कोई सेटअप किया हुआ है। तो दैट्स द थिंग, they are earning the profit. For example, if you are talking about, I'm giving you an example, Domino's Pizza. Domino's Pizza इंडिया का नहीं है, लेकिन इंडिया में उसका सोल राइट किसके पास है? जुमिनल्स बोल के एक कंपनी है। जुमिनल्स बोल के एक कंपनी है जिसके पास ये राइट्स है। तो उसने डोमिनोज वाले से कांटेक्ट किया, उससे पूरा कॉपीराइट ले लिया और इंडिया में वो चला रहा है। तो दैट्स थिंग कि इंडिया में डोमिनोज को जुमिनल्स वो जो कंपनी है वो चला रहा है। तो दैट इज प्रॉफिट मिल रहा है डोमिनोज को भी। डोमिनोज का ब्रांड नेम ही चल सब तरफ चला है, ऐसा नहीं कि जुबिनल्स बोल के नाम से आ रहा है, नहीं, डोमिनोज बोल के ही आ रहा है। बट द थिंग इज, तरीका सारा किसका है? डोमिनोज का है। इन्वेस्टमेंट डोमिनोज प्लस जुबिनल्स दोनों का है। तो दैट्स द बेनिफिट, दैट्स द यूजेस ऑफ इट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि हमने बताया कि एमएनसीज का, तो एमएनसीज से क्या बेनिफिट होता है, व्हाट आर द बेनिफिट आउट ऑफ इट? When we are talking about the advantages of the MNCs, there is something which we need to know. जब हम लोग MNCs के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो MNCs focus on something specific. What is that specific? MNC focus on cheap price. MNCs का पहला फोकस होता है to earn profit. उनका पहला फोकस होता है to earn profit. देखो, I'm showing you something. Have a look. Wait a minute. प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए वो सारा काम करता है। अगर वो प्रॉफिट के लिए सारा काम कर रहा है, तो प्रॉफिट उसको कहाँ से मिलेगा? अभी उसका जब भी प्रोडक्शन करता है वो कुछ सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। अब देखो, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है पावर सप्लाई, और एक होता है प्रोडक्ट। अब ये चार चीज में उसको प्रॉफिट निकालना है। कैसे? पहला चीज होना चाहिए, अगर रॉ मटेरियल सस्ता है तो उसका प्रोडक्ट भी थोड़ा कम होगा, मतलब रेट कम होगा, बेनिफिट्स मिल सकता है, एक पॉइंट खत्म। दूसरा होता है लेबर कॉस्ट, मतलब वहां पे जो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना करना है, मतलब वहां पे ज्यादा है कि कम है उसको देखना। अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा है, देन अल्टीमेटली उसका सारा चीज वहीं पे उसका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। लेकिन अगर उसका लेबर कॉस्ट कम है, देन अगेन ही विल बी गेटिंग प्रॉफिट। पावर ऑलमोस्ट सेम रहता है, पावर इज ऑलमोस्ट सेम, बट स्टिल ये डिफरेंशिएट डालता है। और प्रोडक्ट ये आखिरी वाला चीज होता है, ये फैक्टर क्या करता है, ये तीनों चीज के ऊपर मैटर करता है। दिस फैक्टर डिपेंड ऑन ऑल दीज थ्री, दिस एंड दिस। मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, ये सब चीज के ऊपर फोकस करता है, तभी जाकर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्लियर हो पाता है। सो जब हम बात करते हैं कि जब पावर, हमने बताया कि अब क्लियरिफिकेशन होता है पावर का, लेबर का, कैपिटल का, रॉ मटेरियल का, तब जाके प्रोडक्ट आता है। तो एमएनसी पहले फोकस करता है, देखता है कि कहाँ पे उसको सस्ता माल मिल रहा है, सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है। सोच लो, आप में से किसी को एक बुक स्टोर खोलना है, यू आर प्लानिंग टू ओपन अ बुक स्टोर, सर नया बिजनेस खोल करना है, बुक स्टोर खोलना है, दैट्स गुड, बहुत बड़ा सा प्लान किया। सो यू नीड कैपिटल, पैसा चाहिए होगा, डन। दूसरा क्या है? लेबर। कैपिटल तो चाहिए होगा, जगह चाहिए, लेबर चाहिए, प्रोडक्शन का। तो बुक, आप एक जैसे बुक का प्रोडक्शन कर रहे हो, नॉट बुक शॉप, टेक इट अवर जैसे बुक प्रोडक्शन यूनिट। अगर आप इमेजिन कर लो, आप अपने एरिया में जाके जापानीज बुक प्रोड्यूस करोगे और बेचने की जाओगे, कितने लोग खरीदेंगे? गिन चुन के कुछ लोग खरीदेंगे, जिनको जापानीज आती है वो लोग लेंगे। आपको पहले क्या करना होगा, लोगों को अवेयर करवाना होगा कि जापानीज ऐसा बोला जाता है, ये होता है, वो होता है, लोगों का इंटरेस्ट डाल के एक्वायर करवा ले, देन यू कैन ग्रैब द मार्केट। आप जानते हो बुक प्रिंटिंग यहाँ पे मेरे लिए सस्ता है, लेबर सस्ता है, सब कुछ सस्ता है, लेकिन
लोगों को ही पसंद नहीं है तो आप वहां पे बेच नहीं पाओगे, और वहां पे लेकर फिर आप दूसरी जगह भेज रहे हो तो हो सकता है प्रॉफिट भी और लॉस भी। तो वही एक इमेजिन, देखो बता दिया, वही सोच लो कि आप जिस जगह में प्रोडक्शन कर रहे हो वहां पे पेपर, इंक, लेबर बहुत सस्ता है, पावर भी सस्ता है। एक बुक, अगर वही बुक आप जापान में प्रोड्यूस कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल वही बुक का कॉस्ट अगर 100 रुपीज पड़ रहा है, कॉस्ट प्रोडक्शन का, हाँ, वही सेम बुक इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हो तो वही बुक 20 रुपया में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, हैव माई वर्ड्स, 20 रुपीज में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे अरे एक 100 रुपया, एक 20 रुपया, 5 गुना घट गया। तो बोलोगे सर लेब उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, यहाँ पे तो बिकेगा नहीं, वहां पे बेचेगा। सही बात है, बेचने के लिए लेगा। अब देखिएगा कि बेचने में कितना है, अगर एक बुक को यहाँ से वहां लेने के लिए उसको और 20 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है ना एग्जाम्पल, और 20 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है, तो 20 का 20 एंड 20 40 हो गया, तब भी उसको कितना प्रॉफिट है, नियर अराउंड 60, मार्जिन उसका रह जा रहा है 60। सो दैट्स अ प्रॉफिट। तो क्या बोलेंगे, नहीं भाई मैं यहीं प्रोडक्शन करूंगा, मैं जापान में प्रोडक्शन नहीं करूंगा। जापान में प्रोडक्शन क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जापान में अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो वहां पे मेरा कॉस्ट ही खाली 100 रुपया होता है, उसके बाद मैं मुझे प्रॉफिट का सोचना। यहाँ पे तो मेरा कॉस्ट ही घट गया है, मेरा 60 रुपया हो गया। अगर यहाँ पे मैं बुक को 100 रुपया में बेचूंगा तो लोग ज्यादा ही ज्यादा लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही मैंने प्राइस घटा दिया। आप मार्केट में जाते हो, सडनली मार्केट में किसी चीज का प्राइस घट जाता है, तुरंत मार्केट में लोग दौड़ने लगते हैं कि यार इसका प्राइस सस्ता हो गया, कंपैरिजन होता है। दे डोंट सी अबाउट द, इवन दे डोंट सी अबाउट द फर्स्ट क्वालिटी, उन्हें पहला चीज क्या देखते हैं, प्राइस घट गया। तो हर एमएनसीज आज के डेट में फोकस करता है कि उसको प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट के लिए वो देखता है कि कहाँ पे उसको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है फ्लोरिश करने के लिए। एक पौधा भी लगाते हो तो वो पौधा भी बढ़ने के लिए अपने लिए एक सुइटेबल एनवायरनमेंट देखता है। आप वही पौधा को लेके बालू में लगा दोगे, एक सेम पौधा को लेकर एक अच्छे से मिट्टी वाले एरिया में लगाओगे, एक को पूरा एक्सट्रीमली पानी वाले जगह में लगाओगे, तीनों में से कोई एक आध बचेगा। जो एक आध बचा मीन्स वो समझ लो कि उसको सारा फैसिलिटी मिल जा रहा है और इजीली मिल जा रहा है। तो उसी तरह कोई भी एमएनसी जब भी किसी कंट्री में आता है तो वो देखता है कि वहां पे मेरा प्रॉफिट है कि नहीं, बिना प्रॉफिट के नहीं करता। इसको समझने के लिए जस्ट रिकॉल द हिस्ट्री में, यू हैव रीड अबाउट अ कॉर्न लॉ। हम लोग हिस्ट्री में एक कॉर्न लॉ पढ़े थे, उसके बारे में रिकॉल करो, जहां पे अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो लोकलाइट्स नहीं हो रहा था, बाहर से आ रहा था। मास प्रोडक्शन इज जरूरी था, लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा था बाहर, और वो सस्ता हो जा रहा था भाई, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, महंगा वाला चीज क्यों खरीदे। तो वही चीज था। तो एमएनसी का फोकस होता है, एमएनसी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर को बेनिफिट दिखाओ, अपना प्रॉफिट लेके जाओ। एमएनसी जहां पे भी रहता है वहां पे बेनिफिट्स होता है। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू बेस्ट एग्जांपल, ये समझने के लिए शायद आप लोगों को बहुत इजी होगा। हैव यू एवर लिसन हर्ड अबाउट, नॉट लिसन, हर्ड अबाउट बीपीओ, बीपीओ केपीओ, बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होते हैं। ये दो यूनिट्स होते हैं। आप लोग जो कॉल सेंटर कॉल नहीं करते हो कि आपका फोन टीवी का कुछ भी होता है या फिर कोई सेटअप बॉक्स नहीं चल रहा है ये वो बोल के, हाँ हेलो हमारा टीवी नहीं चल रहा है, हमने रिचार्ज करवा दिया आपका नहीं आ रहा है, अब अमेजोन से मंगवा लिए, यू आर कॉलिंग द अमेजोन, अमेजोन हमने ऑर्डर करवाया हुआ था सर, वी हैवंट गेट इट, वी हैवंट गेट इट, तो हम लोगों ने नहीं मिला बोल के। अब जब भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट कॉल करते हो तो वहां पे देखना कॉल जब आता है तो इट शोज अ नंबर दैट इज फ्रॉम द यूएस, लेकिन सामने वाला बात करता है हिंदी में बात करता है। अब बोलोगे सर यूएस में हिंदी के बंदे हैं, होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट लेट मी क्लियर द थिंग, वो बीपीओ सेक्टर वहां पे नहीं होता, इंडिया पे होता है। बोलोगे सर ऐसा कैसे, वहां पे तो दिखा रहे हो लंदन का नंबर है, नो डाउट दैट्स अ नंबर ऑफ यूके ओनली, लंदन का नंबर है, बट क्यों इंडिया का दिखाता है, इंडिया का बेनिफिट क्यों, इंडिया का बेनिफिट इसलिए होता है कि वो वहां पे सेटअप करने के बजाय यहाँ पे सेटअप करता है। वहां पे एक औसता एक आदमी का सैलरी होता है $2000। अब बोलोगे सर $2000, आप इमेजिन कर लो $2000 का अगर हम लोग बात करें, आई एम शोइंग यू ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 70 रुपीज। If I show you an average rate of 70 rupees, just imagine, just imagine कि एक 70 रुपीज के एवरेज में अगर एक बंदे को 2000 दिया जाए
एक महीने का, तो एक महीने का उसका सैलरी होता है 1,40,000 रुपया। अब खाली एक आदमी तो नहीं होगा, आप इमेजिन कर लो वहां पे 10 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 था, अब क्या हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा। 14 लाख रुपया उसको सैलरी देना पड़ेगा 10 लोगों को। पॉइंट। सेटअप करने के लिए कम से कम उसको 25 से 30 हजार डॉलर, ये सारे डॉलर्स में है, नॉट इंडियन करेंसी। 25 से 30 हजार, टिकट 30,000। 30,000 प्लस 14 लाख, तो अब होता है 1 लाख। 14,13,000 हो जाता है। 14,13,000 डॉलर उसको खर्च करना पड़ेगा, जिसमें 30 हजार डॉलर तो खाली इंडिया का है। 30 हजार डॉलर तो इंडिया में ही ऊपर आता है। एंड इमेजिन कर लो, अब इमेजिन वही जगह में होता है। अब सिंपल सा बात अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर वही जगह में 2 हजार डॉलर को अगर वो 10 लोगों का, देखो ये 2 हजार डॉलर एक बंदे को देता था, तो 14 लाख रुपया उसको देना पड़ता था 10 लोगों को। अगर वही सॉरी 1,40,000 देना पड़ता था डॉलर के रूप में। तो अगर वही जगह में अगर हम लोग इमेजिन कर लें कि अगर वही 2 हजार को अगर 1 लाख, एक बंदे का सैलरी होता था 1,40,000 रुपया प्रति माह, तो वही जगह में वही आदमी अगर इंडिया में काम करवाता था, तो उसको एक बंदे को क्या 1,40,000 रुपया देगा एक महीना का? कभी नहीं। वो बंदे को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपया देगा। इमेजिन कर लो 20 हजार रुपया दिया, तो 20 हजार रुपया देके 10 बंदा रख लिया, कितने हुए? 20 हजार में 10 बंदे रख लिए तो कितना रुपया खर्च कर रहा है वो? इट्स 2 लाख। 2 लाख रुपया खर्च कर रहा है। 2 लाख रुपया खर्च कर रहा है, और वहां पे यूएस में वो एक बंदे को 1,40,000 रुपया एक महीना देता था। यहाँ पे 10 लोगों को 2 लाख रुपया दे रहा है, कहाँ का नुकसान है भाई? वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया। सेटअप करने के लिए वहां पे 30 हजार डॉलर लगते थे, और यहाँ पे वही चीज उसको ज्यादा से ज्यादा 4 कि 5 हजार डॉलर में हो जाएगा। तो पहला बात है, उसका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत घट गया, हाफ से भी नीचे चला गया। दूसरा है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स का बात होता है, यहाँ पे जो लेबर चार्जेस है वो बहुत कम है, तो उनका फोकस कहाँ आ गया? नहीं भाई, अब हम वहां पे फोकस नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे फोकस करें। दैट्स द रीजन दे हैव फोकस्ड इन इंडिया। यही रीजन है, दैट्स द रीजन दे हैव फोकस्ड इन इंडिया ऑल्सो। अगर हम लोग बात करें एशियन कंट्रीज में, नॉट ओनली इंडिया, एशियन कंट्रीज में आज के डेट में बहुत ज्यादा फोकस चल रहा है। दे फोकस लाइक दैट, कि इतने फोकस रीजन यही है कि यहाँ पे फोकस करने से उनको बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहाँ लेबर चार्जेस रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है। जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा महीना का अगर वो 2 लाख रुपया सैलरी दे रहा है, वहां पे 14 लाख रुपया सैलरी दे रहा था, उसका तो पहला ही पैसा बच गया। तो प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंशिएट आप देख लो। ये काम आपको हमने ये एक दिया है एक सर्विस सेक्टर का। when we are talking about a manufacturer sector, when we are talking about a bottle of cold drink, if you are talking about a bottle of cold drinks जैसे कि कोका कोला या पेप्सी होता है, आज की डेट में तो 15-20 रुपया हो गया है। पहले उसका बड़ा बोटल्स आता था, इतना बड़ा बोतल आता था, इट कॉस्ट अस 10 रुपीज। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। 10 रुपया में से कोल्ड ड्रिंक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होता था, क्या होता? वह चीज आता था 10 रुपया का। इंडिया में उसको एक बोतल बनाने की कोल्ड ड्रिंक का एक्चुअल कॉस्ट होता था 2 रुपया। 2 रुपया में उसका सारा रॉ मटेरियल सारा बन जाता था। कोल्ड ड्रिंक बनाने के कॉस्ट आते थे 2 रुपया। अरे बोलोगे सर 2 रुपया का 10 रुपया में बेचा, इतना ज्यादा 5 गुना ज्यादा रेट में कैसे बेचा? बेच रहा है, ट्रांसपोर्टिंग दिखा रहा है, तुम्हारा फिल्म्स के एक्टर्स लोगों को लाके वो प्रमोट करवा रहा है। कोई एक एक्टर आके, अमिताभ बच्चन आके, सलमान खान आके एक कोट ले लिया, एक शो कर लिया, भाई दे 5 करोड़ रुपया दे। तो 5 करोड़ रुपया दे रहा है तो उसको तो निकाले वसूल तो करेगा ना, 5 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से देगा नहीं, वहीं से निकाल रहा है। तो दैट्स द थिंग। तो जब वहां पे ये बात था कि सब वहां पे जब उसका कॉस्टिंग ही घट जाता था, रॉ मटेरियल बाकी सब चीज घट जाता था। अब प्रॉफिट मार्जिन देख लें, वही चीज यहाँ पे ये प्रोडक्शन कॉस्ट आता था, वही चीज यही वाला चीज अगर हम लोग
अब उनके मदर कंट्री में देखते हैं तो वहां पे कॉस्टिंग क्या होता है, बहुत महंगा हो जाता है. दैट्स द रीजन मेनी कंट्रीज आर देयर हु आर फोकसिंग देयर यूनिट्स इन सम ऑफ दीज डेवलपिंग नेशन दूसरे कंट्री में देखने जहां पे रॉ मटेरियल सस्ता है और वहां पे बना के लाके बेचें. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर मदर कंट्री. अब वो उनका इंडस्ट्रियल सेटअप जो है दूसरे दूसरे कंट्री में है, वहां पे प्रोडक्शन करे और वहां से ले रहे हैं क्योंकि वहां से सस्ता हो जा रहा है. That's the important about the MNCs and the production unit. Clear? आज के लिए इतना ही होगा. Next class we will be reading about the interlinking production across the